नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कम से कम 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। तो साथियों, क्या दक्षिण के राज्य इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? ये एक गागर में सागर वाला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम तमिल वर्सेस हिंदी के टकराव को जानेंगे। तमिल शुद्धिकरण आंदोलन क्या था, जो कांग्रेस विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था, आर्य विरोधी था, उत्तर भारत संस्कृत और हिंदी विरोधी भी था, और इसने धीरे धीरे तमिल अलगाववाद को कैसे जन्म दे दिया। आर्य हंस रहे हैं और तमिल रो रहे हैं, और ब्राह्मण समुदाय मातृभाषा तमिल की हत्या कर रहे हैं जैसे उत्तेजक नारे क्यों लगाए गए। द्रविड़ से तमिलनाडु कैसे हो गया, आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और संविधान सभा में हिंदी को लेकर क्या डिबेट हुई और संविधान में हिंदी को लेकर क्या बातें कही गई हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। तो साथियों, 1832 तक केवल तमिल भाषा में ही 40,000 से अधिक ईसाई धार्मिक पर्चे और किताबें छापे गए थे। 1852 तक इसकी तादाद 2,10,000 तक पहुंच गई। दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरियों ने कितने बड़े पैमाने पर धावा बोला था, इस आंकड़े से आप पूरी बात को समझ सकते हैं। इसकी दूसरी मिसाल यह है कि 1852 तक मद्रास में 1185 ईसाई मिशनरी स्कूल थे, जिसमें करीब 38,000 बच्चे पढ़ते थे। इसी दौर में बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में केवल 472 मिशनरी स्कूल थे, जिसमें 18,000 के आसपास बच्चे पढ़ते थे। ईसाईयत का दक्षिण भारत पर यह हमला केवल धर्म के प्रचार तक ही सीमित नहीं था। जब हिंदुओं ने धर्म के प्रचार प्रसार का विरोध किया, तो ईसाई मिशनरियों ने हिंदू देवी देवताओं और उनकी आस्था का अपमान किया, उनके बारे में दुष्प्रचार भी किया। ईसाई मिशनरियों के इस धार्मिक हमले के खिलाफ दक्षिण भारत में ब्राह्मण बुद्धिजीवियों की अगुवाई में एक बड़ा तबका एकजुट हुआ, और ये वे ब्राह्मण बुद्धिजीवी थे जिन्होंने वेदों का गहराई से अध्ययन किया था। ये पुराणों के अध्येता अर्थात अध्ययन करने वाले थे। ये आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की भी गहरी समझ रखते थे। इसके अलावा ये ब्राह्मण समुदाय अंग्रेजी भाषा की भी अच्छी तरीके से समझ रखते थे और इन्हें बोल भी लेते थे। कुल मिलाकर ईसाई मिशनरियों का विरोध करने वाले ब्राह्मण वे लोग थे जो भारतीय संस्कारों से भी अच्छी तरीके से परिचित थे, यूरोपीय अंग्रेज विचारों से भी वाकिफ थे। ब्राह्मण समुदाय दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ। एस नारायण ने साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों की मजबूत पकड़ को बड़े अच्छे तरीके से बताया है। उन्होंने लिखा कि 1892 से 1904 के बीच 16 भारतीय ICS चुने गए थे, जिसमें 15 ब्राह्मण थे। उन्होंने आगे लिखा कि इंजीनियर की पढ़ाई पास करने वाले में 27 भारतीयों में से 21 ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण आर्यों को अपना पूर्वज मानते थे और संस्कृत भाषा को अपनी संस्कृत का हिस्सा। इनकी आबादी तमिलनाडु की कुल आबादी का केवल 3% थी, लेकिन 20वीं सदी के आगाज के वक्त मद्रास यूनिवर्सिटी के 67% ग्रेजुएट ब्राह्मण थे। सरकारी नौकरियों में भी इनका बोलबाला था। सचिवालय और ज्यादातर जिला के प्रशासन में ब्राह्मणों का ही दबदबा था। मद्रास हाईकोर्ट में शायद ब्राह्मण ही वकील थे और जज भी थे। ज्यादातर बड़े पत्रकार भी इसी समुदाय से आते थे। यहाँ तक कि निजी कारोबारी कंपनियों में भी ब्राह्मणों का ही जलवा था। 1916 में TM नायर और त्यागराया चट्टी ने कांग्रेस से बगावत करके अपना गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया। इसके अलावा 1916 में ही मशहूर आध्यात्मिक गुरु मरिमलाई अडिगल का अर्थ होता है महात्मा, ने तमिल शुद्धिकरण आंदोलन भी शुरू किया था। उनका मकसद तमिल भाषा को संस्कृत के शिकंजे से आजाद कराना था। तमिल भाषा में मौजूद संस्कृत और दूसरी भाषाओं के शब्दों को हटाना। इन दोनों आंदोलनों के मेल से ही 1920 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को मद्रास प्रेसिडेंसी में कड़ी चुनौती दी। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1918 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। इसने तमिल पहचान के सांस्कृतिक और सियासी आंदोलन को और मजबूत करने का काम किया। ये आंदोलन कांग्रेस विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था, आर्य विरोधी था, उत्तर भारत संस्कृत और हिंदी विरोधी भी था। इसने धीरे धीरे तमिल अलगाववाद का रूप धारण कर लिया।
आखिर में इस आंदोलन के बीच से अलग द्रविड़ नाडु यानी तमिल राष्ट्र की मांग उठने लगी और इस पर आगे चर्चा मैंने विस्तार से की है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोककर थोड़ा इस अलग से टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फिर कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलते हुए राजाजी ने मशहूर राष्ट्रवादी तमिल पत्रिका सुदेश मित्रम में 6 मई 1937 को लिखा कि जब हम हिंदी सीख लेंगे तभी दक्षिण भारत को सम्मान हासिल होगा। तमिलों के स्वाभिमान को ये जख्म देने के बाद राजाजी ने उस पर नमक छिड़कते हुए प्रेसिडेंसी के सभी सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य बनाने का सरकारी फरमान भी जारी कर दिया। साथियों, सरकारी आदेश ने हिंदी विरोध के आंदोलन को मानो हवा दे दी। राजगोपालाचारी सरकार के हिंदी अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर तमिल पदाई मतलब तमिल ब्रिगेड तैयार की। इसने त्रिची से मद्रास तक की 42 दिनों तक पद यात्रा निकाली। ये यात्रा 1 अगस्त से 11 सितंबर 1938 तक चली थी। अपने रास्ते में ये यात्रा 239 गांवों 60 कस्बों से गुजरी थी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस लंबी पदयात्रा में 50,000 लोग शामिल थे। उनके नारे में आर्य हंस रहे हैं और तमिल रो रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय मातृभाषा तमिल की हत्या कर रहे हैं जैसे उत्तेजक नारे भी शामिल थे। साथ ही पेरियार ने संप्रभु द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर डाली। तमिल मूल के अमेरिकी विद्वान राधा स्वामी के मुताबिक हिंदी विरोधी का ये आंदोलन तमिलनाडु के बिल्कुल अलग सामाजिक और सियासी हितों और समुदायों को जोड़ने वाला बन गया था। हिंदी के विरोध में तमिलनाडु के कट्टरपंथी और नास्तिक, भारतीय और द्रविड़ों के अधिकारों के संरक्षक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सड़कों पर गाना बजाना करने वाले अशिक्षित गवैये, पर्चे बांटने वाले और कॉलेज के छात्र भी शामिल हो गए थे। इसके बाद सत्यमूर्ति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी महात्मा गांधी को लिखकर हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने के राजाजी के हठधर्मी वाले तरीके पर विरोध जताया, लेकिन इसके बाद भी राजाजी अपनी बात पर अड़े रहे। तमिलनाडु को अलग द्रविड़ नाडु या द्रविड़ देश बनाने की मांग स्वतंत्रता से पहले की गई थी। राज्य में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन के दौरान यह कॉन्सेप्ट आया था। इस आंदोलन का मकसद तमिल सोसाइटी और गवर्नमेंट से ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करना था। साथ ही द्रविड़ मूल के लोगों को सोशल इक्वलिटी और अधिक ताकतवर बनाना था। हालांकि वक्त के साथ यह अलगाववादी आंदोलन बन गया। दिसंबर 1938 में जस्टिस पार्टी के कन्वेंशन में एक रेजोल्यूशन के जरिए तमिल लोगों को और अधिक अधिकार देने की मांग की गई। तमिल नेता पेरियार आर्य लोगों को आक्रमणकारी बताते थे, साथ ही कहते थे कि ब्राह्मणों के आने से ही तमिल सोसाइटी में विभाजन पैदा हुआ है। 1939 में पेरियार ने एक अलग द्रविड़ नाडु देश के लिए द्रविड़ नाडु कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। दिसंबर 1939 में एक स्पीच में उन्होंने द्रविड़ों के लिए द्रविड़ नाडु का नारा भी दिया। 1940 में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी जस्टिस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पारित कर अलग द्रविड़ नाडु देश की मांग की। पहले ये मांग सिर्फ तमिल भाषी क्षेत्रों के लिए की थी, लेकिन बाद में द्रविड़ नाडु में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु को भी शामिल करने की बात कही गई। जून 1940 में कांचीपुरम में एक अलगाववादी कॉन्फ्रेंस में पेरियार ने द्रविड़ नाडु का एक प्रपोज्ड नक्शा भी जारी किया था। पेरियार ने 1950 में कहा कि यदि द्रविड़ नाडु बनता है तो भारत के लिए मददगार दोस्त के रूप में सिद्ध होगा। इसी दौरान जब तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण वाली के कामराज की सरकार बनी तो पेरियार की द्रविड़ कड़गम ने कांग्रेस मिनिस्ट्री का समर्थन किया। 1950 के दशक के अंत और 1960 की शुरुआत में गैर तमिल द्रविड़ भाषाई राज्यों को कोई समर्थन नहीं मिलने के चलते द्रविड़ नाडु की मांग एक स्वतंत्र तमिलनाडु में बदल गई। अब जो बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि द्रविड़ नाडु तमिलनाडु में कैसे बदला, अब पूरी कहानी को आप समझ पाए होंगे। लेकिन पेरियार ने अपनी मैगजीन विदुथलाई में बैनर को द्रविड़ों के लिए द्रविड़ नाडु से तमिलनाडु कर दिया और यहाँ पर पेरियार साहब ने भी द्रविड़ नाडु को चेंज कर दिया, जो कि इसके मुख्य नेता माने जाते थे। तो साथियों, आशा करता हूँ आप पूरी बातों को समझ पाए होंगे और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।